क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का अपना 6 नंबर का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है तो सबके पास बुक तो अवेलेबल होगी ही सही। तो अपना साइंस का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं। वन डे क्या गिवन है, वन डे पूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reaches the bus stop in a few minutes. पहले मैं आपको ये पूरा स्टोरी पढ़ के बताती हूँ, फिर इसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ, तो फटाफट से आप सुन लीजिए, ठीक है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, यानी कि जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का वेट कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बस स्टॉप पे। तो वो एक्साइटमेंट की वजह से उसको क्या हो रहा था, वो ब्रीदिंग रैपिडली हो रही थी और वो भाग के भी आया था। ही रन फास्ट एंड रीचेज द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about the respiration. तो respiration को पढ़ने के लिए एक जस्ट स्टोरी अपन को यहाँ पर बना के दी हुई है कि एक पर्सन है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से रन करके जाता है। तो उसके ग्रैंड मदर जो भी हैं वो पूछती हैं कि तुम्हारा जो ब्रीदिंग है वो इतना फास्ट क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ उसके माइंड में आती है कि जो हम मेरा ब्रीदिंग फास्ट क्यों हो गया नॉर्मल से, और हम ब्रीथ क्यों करते हैं, कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें। तो उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो, टॉपिक जो है अपना क्या है, वाई डू वी रेस्पायर। तो इन दिस चैप्टर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। तो अपन इस चैप्टर में क्या देखेंगे, जितने भी सारे ऑल ऑर्गेनिज्म है वो किसके एक स्मॉल छोटी सी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंडरलाइन करके सेल्स बोलते हैं। यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटी सी एकदम, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही पर हमको दिखाई दे सकती है, कॉल्ड सेल्स। अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट, अच्छा एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम बोलना चाहो तो ये है सेल की डेफिनेशन। अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है, सेल का डेफिनेशन निकल के जो आएगा तो वो डेफिनेशन ये है, अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक बड़े से बड़ा ब्लू व्हेल के बराबर हो, चाहे वो छोटे से छोटा अमीबा या जो भी चींटी हो मान लो तुम, तो उसके भी बराबर हो। तो सबके बॉडी में जो सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल काम क्या करती है? सेल देखो बेटा, हमारी जो बॉडी है ना उसकी सबसे, जैसे हमारा घर होता है, घर की सबसे छोटी यूनिट होती है एक ब्रिक, एक ईंट होती है ना, उससे मिलकर पूरा जो घर है, पूरा जो हाउस है वो फॉर्म होता है। वैसे हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। देखो मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ, भले तुम्हारे दिमाग में घुसेगा तो घुस जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे तो वो चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी। सबसे छोटी यूनिट है सेल, और बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। बोलो, ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे सेल हो गई, सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से कोई भी हमारा ऑर्गन बन गया, लाइक नाक बन गया, कोई कुछ भी बन गया, फिंगर, हाँ कुछ भी बन गया। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे नाक अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है ना, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ गए? तो सबसे छोटा जो पार्ट है वो हमारा बॉडी का वो सेल हो गया। अब क्या है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन एंड रिप्रोडक्शन। क्या दिया है, हर जो सेल है उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि वो न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करेगी किसी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी में एक्सक्रिएशन यानी बॉडी से वेस्ट निकालने की प्रोसेस एक्सक्रिएशन होती है, किसी में रिप्रोडक्शन यानी कि यंग वंस
प्रोड्यूस करने के लिए। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। तो इतने तरीके के काम करने के लिए सेल को भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी। हमको भी तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है ना। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। पर ये जो एनर्जी हमको भी मिलती है या सेल को मिलती है, आती कहाँ से है एनर्जी। कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो जो फूड होता है ना, हम जो कंज्यूम करते हैं फूड, तो रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फूड के थ्रू जो स्टोर की गई है एनर्जी वही यहाँ पर काम आती है या रिलीज़ होती है। ठीक है। Therefore all living organisms respire to get energy from food। क्या गिवन है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई भी छोटा मोटा जीव हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो रेस्पिरेशन के लिए जो उनको एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलेगी। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? O2। ठीक है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जिस ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो गैस या एयर हम निकालते हैं वो कौन सी होती है हमारी? इसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी का जो हर एक पार्ट है, इवन हर एक जो सेल है, वहाँ तक वो चीज़ यानी कि वो ऑक्सीजन पहुँचती है। ठीक है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो जो सेल के थ्रू या हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, वो जो फूड हमने कंज्यूम किया उसका क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है उसको छोटे पार्ट्स में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल with the release of energy is called cellular respiration। ठीक है। cellular respiration takes place in the cells of all organisms। cellular respiration हर जो सेल है ऑर्गेनिज्म में उन सब में परफॉर्म होता है। ठीक है। कोई चीज़ समझानी हो दोबारा तो बताओ। ये दोनों जो पॉइंट आए हैं यहाँ पर, ये समझ में आया तुम्हें? ठीक। फिर है अपना इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। हम क्या बोलते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं तो उसको हम एज अ ग्लूकोज हम मान के चले, क्योंकि हमारा हर फूड में ग्लूकोज कंटेन अपन मान के चलते हैं। तो ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो किस में टूटता है जो ग्लूकोज है? वो वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और किसकी हेल्प के थ्रू टूटेगा? ऑक्सीजन की हेल्प के थ्रू। ठीक है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स with the use of oxygen it is called aerobic respiration। अब ये जो वर्ड आया है एरोबिक, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में, एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मतलब कि ऑक्सीजन को अपन लेके चलेंगे यहाँ पर एयर में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इस तरीके का जो ब्रेक डाउन है यानी इस तरीके का जो रेस्पिरेशन है वो हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके अपोजिट हम क्या देखते हैं? फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड का ब्रोकन डाउन यानी टूटने की जो प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है। तो जब बिना ऑक्सीजन की यानी बिना एयर की प्रेजेंस में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? एनारोबिक। एनारोबिक जैसे अपन अपोजिट वर्ड लिखते हैं ना, तो कोई चीज़ का अपोजिट वर्ड में एन या फिर यू लगा के उसको लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर ये एरोबिक का अपोजिट हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का या ग्लूकोज का, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ।
और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तब हमारा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अपन को गिवन है पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन, यहाँ पर अपन को दे रखी है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, जैसे ग्लूकोज है, ये फूड है हमारा, एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, और वाटर के अंदर। ठीक है, फिर है ये दोनों चीज़, ये वर्ड समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा समझा दूँ। एरोबिक को उल्टा होता है एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है ना, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दो तुम, ठीक है, या विदाउट ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अब अपना यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम बोलते हैं ना जो यीस्ट, यानी यीस्ट तो तुम जानती हो ना, बेकिंग के प्रोसेस में यार इसमें अपन डालते भी है ना, तो अपन बोलते हैं ना उसको गर्म जगह पर रखो और एकदम ढक के रखो, तो उसमें एयर नहीं जा रही, तुम देखो ना ऑक्सीजन नहीं जा रही, कम्प्लीटली उसको ढक दिया अपन ने और थोड़ा सा गर्म जगह पर रखा, तो वो यीस्ट अच्छे से वहाँ पर फूल जाता है, बढ़ जाता है, अपनी बढ़ा लेता है ना अपने आप को। तो यीस्ट सर्वाइव कर सकता है इन द मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एनारोब्स, यानी कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अपना ब्रेक डाउन, अपना रेस्पिरेशन करने के लिए। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यीस्ट के लिए दिया है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ग्लूकोज ही है, यहाँ पर भी हमारा ग्लूकोज था, यहाँ पर भी ग्लूकोज है, मतलब कि एरोबिक में भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनारोबिक में भी ग्लूकोज का हो रहा है, पर एरोबिक में लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर एनारोबिक में लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तब अपना बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी तो रिलीज होगी इसे। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर वाटर नहीं बना है, क्या बना है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऊपर भी बना था और यहाँ पर भी बना है। साथ में अपन के वाटर को किसने रिप्लेस कर दिया, अल्कोहल ने। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो साथ में वाटर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है तब अल्कोहल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ये डिफरेंस हुआ इन दोनों के अंदर, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक के बीच में। ठीक है, फिर अपन को क्या गिवन है, यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल। यील्ड मतलब मिला, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उनको क्या मिला, अल्कोहल मिला। ठीक है, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस होती है यीस्ट से, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन है तो किसके काम में आता है, वाइन और बियर बनाने के फॉर्मेशन में, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल्स होती है उसमें जो कभी कभी हम बोलते हैं ना, हम कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होता है थोड़ा, है ना, तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसे, देखो मैं तुम्हें डिटेल में यहाँ पर समझा सकती हूँ। क्या गिवन है, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन जाएगी ही सही, क्योंकि हम रेस्पिरेशन नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं ना, तो उस समय हमारा आराम से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा, एरोबिक। पर हम जब बहुत तेज़ भागते दौड़ते या बहुत ज़्यादा, हमको बोलते हैं ना, जब अपन लाइक अपन अपना ऊपर सीढ़ी चढ़ के आए हैं तो तुम्हारी सांस फूल जाती है ना, ऐसे करने लगते हैं ना, मतलब कि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, इंटेक कम हो जाता है, हमें सांस नहीं आने लगती, मतलब ऑक्सीजन की बॉडी में क्या हो गई, कमी हो गई। तो उस समय ऑक्सीजन की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो जो हमारी मसल्स है वो कौन सा वाला रेस्पिरेशन करती, शॉर्ट टाइम के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कैसे है, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज़ अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। डेफिशिएंसी मतलब कमी है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग,
साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। तो ये सब काम करते हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और बट अपन ये सब काम करते हैं तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। पर ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही है ना, पर हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पर कम ऑक्सीजन मिल रही है। तो इस वाले सीन में क्या होगा, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो हमारी जो मसल्स है उसको उसकी एनर्जी की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। पर हमारी मसल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें अल्कोहल नहीं बनता है, उसमें बनता है ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ में एनर्जी तो रिलीज़ होती है, बॉडी हीट हो जाती है ना, अपन ज़्यादा काम करते हैं तो बोलते हैं ना पसीना आ गया, बॉडी गर्म हो गया, वैसा सीन होता है ना। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी यानी कि साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ भाग जब सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। और जब बाकी नॉर्मल जो यीस्ट है या फिर और किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा नॉर्मली, उसमें क्या? अल्कोहल। समझ में आ गया ना तुम्हें? अब इसमें थोड़ा सा पोर्शन और है इसके अंदर। क्या है इस वाले टॉपिक में? हैव यू एवर वंडर वाई यू गेट मस्कुलर क्रैम्प आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज? द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। मैंने बोला ना दर्द होता है, पेन होता है जब अपन ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में क्या हुआ? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया ना, इसलिए। देखो क्या है, द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स। तो कभी भी ऐसा भाग दौड़ करने से जब हाथ पाँव में दर्द हो तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ है हमारी बॉडी में, और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में क्रैम्प्स लाता है, ठीक है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज या हॉट वाटर बाथ के थ्रू हमको इसमें क्रैम्प्स में क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? क्यों होता है ऐसा? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वो क्या करेगा? ये हॉट वाटर बाथ या मसाज करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा। मसलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है ना, अपन बोलते हैं ना। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। तो उस जो पर्टिकुलर मसल जहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ ना, तो वहाँ पर पर्टिकुलर ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचने लग गई। ये दिया ना, द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये अपन ने अभी आज इस जो चैप्टर है अपना रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें इसका जो फर्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी रेस्पायर, इसको देखा। और इसमें अपन ने कुछ एक सिंपल से पॉइंट देखे। क्या देखा? एक तो सेल की डेफिनेशन देख ली अपन ने। सेल की डेफिनेशन देखने के बाद में अपन ने यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया, और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी दो तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक तो यीस्ट में होगा जिसमें अल्कोहल बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो हमारी ह्यूमन मसल्स में होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, यानी कि बहुत दौड़ भाग या जो भी कुछ बोले हैं अपन, ठीक है। तो उससे हमारी बॉडी में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड मसल्स पे क्या लाता है? क्रैम्प्स। इसी की वजह से हमें पेन फील होता है। और पेन को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या देते हैं? या तो गर्म पानी से उसको गर्म पानी से मसाज करते हैं, या फिर वही मालिश वगैरह ऐसा करते हैं। तो उससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने से जो लैक्टिक एसिड बन चुका है हमारी बॉडी में मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड किस में टूट जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो वहाँ पर वो लैक्टिक एसिड रिमूव हो गया तो दर्द भी क्या हो जाएगा? छूमंतर। तो अपन ये अब अपन डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। तो अपन ने अभी डिस्कस किया था प्रीवियसली व्हाई डू वी ब्रीथ, जिसमें अपन ने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही गया। अब ब्रीदिंग को डिस्कस कर लेते हैं।
Close your nostril and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? जब अपन अपना मुंह और ये सब बंद कर लेंगे, नाक और मुंह, तो अपन जब देखेंगे थोड़े ही टाइम में, तो हम क्या फील करेंगे? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज? कितना देर कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, जैसे ये एक्सरसाइज ये कर रही है ना वैसे। तो टाइम अपन नोट करके देखेंगे कितना देर तक कर सकते हैं। तो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। तो आप देखोगे मतलब ज़्यादा देर तक आप नहीं रुक सकते हो कि बहुत देर तक, तो बिना ब्रीदिंग के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, घुटन फील होने लग जाती है। तो वही है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ कि जो एयर रिच ऑक्सीजन है, यानी जो एयर जिसमें ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट है, वो हम लेते हैं, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, उसको हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेल करना बोलते हैं ना, इनहेल करो यानी अंदर लो। तो टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, ये इनहेलेशन और निकालना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज on all the time throughout the life of an organism। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मरते हैं, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे हम सो रहे हो, जाग रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी हो, ठीक। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। यानी कि 1 मिनट के अंदर, इन अ 1 मिनट हम कितने नंबर ऑफ टाइम ब्रीदिंग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ब्रीदिंग रेट। मतलब 1 मिनट के अपन ने कितनी बार ब्रीदिंग किया, वो हमारा ब्रीदिंग रेट है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स ऑल्टरनेटली। इनहेल करना, सांस लेना, और सांस छोड़ना, यानी दोनों प्रोसेस ऑल्टरनेट चलता है, एक के बाद एक चलता है, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ठीक है। अब ब्रीदिंग मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीदिंग का मतलब है एक उसमें इनहेलेशन लेंगे और उसमें और एक क्या ऐड होगा? एक एक्सहेलेशन। एक बार ऑक्सीजन लेना, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, उसको अपन टोटल 1 ब्रीथ काउंट करेंगे, ठीक। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट or it change according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity। तो हमको क्या देखना है यहाँ पर कि जो ब्रीदिंग का रेट है हमारा, क्या कांस्टेंट है कि मान लो अपन सो रहे हैं तो भी उसी रेट से ब्रीदिंग हो रहा है, या दौड़ रहे भाग रहे हैं तो भी उसी रेट से ब्रीदिंग हो रहा है क्या? तो क्या ये चेंज होता रहता है कि हमेशा सेम ही स्पीड से चलता है? तो वो हम देखते हैं। चलो एक्टिविटी के बिहाफ पे अपन को सारी चीज़ें पता लग जाएगी। क्या है? Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in or breathe out in a minute. Did you inhale the same number of time as you exhale? Now count your breathing rate. After brisk walk एंड आफ्टर रनिंग। तो क्या बोल रहा है ये सारा, ये जो भी इतना सब कुछ बोला कि अपन जब ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ब्रीदिंग करने का जो अपन जब दौड़ रहे भाग रहे हैं तो उस समय हम ब्रीदिंग रेट को नोटिस करेंगे, और जब हम नॉर्मली बैठे हैं तो ब्रीदिंग रेट को नोटिस करेंगे। और जनरली हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो हम नोटिस नहीं करते ना कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम सोच के करते हैं। ये कोई इनवॉलेंट्री एक्शन है कि वॉलेंट्री? देखो 2 तरीके के
एक्शन होते हैं, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से अपने आप होता है, इनवॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी से अपन उसको करेंगे ना। तो वैसे रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। हाँ, तो अपनी ब्रीदिंग रेट को देखेंगे अपन, एक तो फिनिश कोई भी वर्क करते हुए और एक अपन कंप्लीटली रेस्टिंग पोजीशन में उसमें। टेबुलेट योर फाइनल, अच्छा ये तो कुछ नहीं है इसमें, बस फिर अपन को देखना है कि जब अपन रेस्टिंग पोजीशन में तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है और जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, वो अपन इसमें मेंशन करके देखेंगे। तो अपन को इससे क्या पता चलता है, इससे कि अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ फास्टर। जब वो कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू आर सेल्स का समझाया था ना। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन अपन इनटेक करेंगे तो जो सेल्स है उनमें जो फूड कंटेन है जो भी हमने लिया उसका ब्रेकडाउन होगा और मोर एनर्जी रिलीज होगा। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका ये एक और चीज़ अपन को यहाँ पर पता चली, चलो मैं इसको समझाती हूँ, पहले ये 2 लाइन और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन यू फील ड्रॉजी, यानी चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है कमज़ोरी सा। डज योर ब्रीथ रेट स्लो डाउन। जब चक्कर से ऐसा फील होना लगता है तो जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन। कैसे, मतलब ये तो पूछ रहा है पर होती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट एनर्जी। तो क्या जब चक्कर वगैरह कुछ हो रहा है तो स्लो रेट हो जाती है, तो उससे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं मिल रही ना। ये लंग्स का इस फोटो बेटा, लंग्स तो ये नहीं, हमारा जो लंग्स होता है ना, ये हमारा बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसके अंदर होता है। तो ये आधा स्ट्रक्चर ऊपर का बता रखा है, आधा उसके अंदर का बता रखा है। अच्छा, मैं तो ये समझा रही थी आपको, जब भी अपन कोई भी एक्टिविटी करते हैं, भागते दौड़ते हैं तो तुम देखते हो ना, हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। हाफ, अपन जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं हाफ गए, है ना। हाफने का मतलब होता है जोर से ऐसे करके सांस आने लगती है ना, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसे करते हैं तो आप अपने बॉडी में ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा होता है ना, ऐसे अपन फटाफट ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तेज़ी से, है ना। फटाफट ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है उसका ब्रेक डाउन किया और उससे एनर्जी उसने रिलीज़ की। तो जो बॉडी में हमने फूड कंज्यूम किया उसको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसका, और एनर्जी में काम ले लिया। तो हमारी बॉडी में फूड का कमी हो गया ना। जब जो फूड था उसको तोड़ के क्या कर दिया, उसने एनर्जी बना दिया, तो फूड की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जब हम बहुत एक्टिविटी करते हैं तो फिर हमको, इसलिए तो फूड की कमी हो जाने की वजह से हमको हंग्री फील होता है ना। समझ रही हो इस बात को। और ये चीज़ जो नीचे दी हुई है अपन को, जब हमको चक्कर से और ऐसा फील होता है तो हमारी ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन हो जाती है, और जब स्लो डाउन हो जाती है तो हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो हमको क्या होता है, फिर एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी तो एनर्जी मिलेगी ना हमको बॉडी को। ये है। चलो एक और चीज़ यहाँ पर गिवन है, एक एक्टिविटी सी है, चलो उसको भी देख लेते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो फिगर अपन को यहाँ पर गिवन है, shows the various activity carried out by a person during a normal day, मतलब मैन हो विमेन हो, इस तरीके की वो डेली एक्टिविटी करता है ना। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। असाइन द नंबर ऑफ, हाँ सोते समय, असाइन कहाँ गया, assign numbers to the picture in order of the increasing and breathing according to the experience। तो चलो अपन एक बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट। हाँ, ये फर्स्ट मतलब इसमें सबसे कम ब्रीदिंग रेट होगा, हार्ट भी सबसे कम चल। हाँ, और जब अपन उसके बाद अपन बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें सेकंड नंबर पे। जस्ट बैठ के पढ़ ही तो रहे ना, कुछ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी ना करे, सिटिंग है सेकंड लास्ट मैंने बोला। हाँ, और उसके बाद अपन बैठ के, इसमें भी सिटिंग करके ही ज़्यादा बॉडी की एक्टिविटी हाथों की हो रही है। तो ये फोर्थ, ये थर्ड पे, ये फोर्थ, और इसमें ऊपर नीचे चढ़ाई, और इसमें तो भाग ही रही है, उछल कूद कर रही, तो ये 6 इस तरीके से।
ठीक है, तो अभी अपन ने कर लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ। तो अपन इसमें देखेंगे कि कैसे हम ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है थ्रू द लंग्स, थ्रू द नोस्ट्रिल, ये सारा प्रोसेस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो देखो बेटा, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी पूरी जो मैकेनिज्म है, लाइक O2 लेना, CO2 छोड़ना, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो पूरी जो हमारी बॉडी में जाकर बाहर आना जाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारी नोज़ के जो दोनों होल्स होते हैं, वो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, तो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू जो हमारी अंदर ये नेजल कैविटी यानी जो नाक का पूरा अंदर जो कैविटी है वहाँ पर एयर जाती है सबसे पहले, है ना। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और हमारे जो लंग्स, हमारे देखो यहाँ पर साइड में इमेज भी गिवन है, ये देखो, ये हो गया हमारा नेजल पास, नेजल पैसेज मतलब कि नेजल कैविटी वाला सीन। फिर यहाँ से ये विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में क्या जाती है, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं मतलब कि ऑक्सीजन। फ्रॉम द नेजल कैविटी एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, ये डिस्कस कर ही लिया अपन ने। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, यानी जो हमारी चेस्ट कैविटी, जो हमारी स्केलेटन हम जब पढ़ेंगे या स्केलेटन जब भी आएगा तो तुम्हें बताएंगे, स्केलेटन जो हमारा बना होता है, तो अपर स्केलेटन जो रिब्स से फॉर्म होता है ना, पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर सेफली हमारा जो ये पूरा लंग्स है ये सेफली उसके अंदर रहता है चेस्ट कैविटी में। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट लाइन हमारा, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, ठीक है। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम, और यहाँ पर एक इस तरीके की, देखो ये इमेज में गिवन है अपन को, ये बड़ी सी मस्कुलर शीट गिवन है जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम। कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी कि चेस्ट कैविटी और इधर के बीच में जो पूरा ये पूरा इसको अलग अलग करने के लिए जो बना हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, डायफ्राम हुआ। ये लीवर का अंदर का स्ट्रक्चर है। हाँ, ये लीवर के अंदर जो पूरी ये विंड पाइप्स इस तरीके से जो गए हुए हैं, लोग कैसे बताए लीवर का अंदर का स्ट्रक्चर है। बेटा सबको पता, ये तो साइंस अपन पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे लेवल की क्या, अबव लेवल की बहुत ज़्यादा, पूरा MBBS लेवल तक सारी, इसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, सबको ये पता होता है। तो पूरा काट सारी चीज़ें पता होती हैं, तभी तो कोई भी चीज़ का डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन करते हैं या कुछ करते हैं, तो वैसे कुछ पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ना, पूरा काटता हुआ है बॉडी का। देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। जो ब्रीदिंग है उसमें इस डायफ्राम का और जो ये रिब केज है, ये पूरा जो स्केलेटन का बना हुआ है, इसकी मूवमेंट भी इसमें होती है, ठीक है। ब्रीदिंग में ये नहीं कि केवल लंग्स की मूवमेंट होती है, इस डायफ्राम की मूवमेंट भी होती है और इस रिब केज की भी मूवमेंट ब्रीदिंग के अंदर होती है। देखेंगे, अभी समझाते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी कि जब एयर हम ले रहे हैं, इनहेलेशन मतलब एयर इन लेना, अंदर लेना। रिब्स मूव अप, जो रिब्स है ये अप साइड मूव करते हैं, एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। ये जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करेगा और जो रिब्स है ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, यानी थोड़ा सा बाहर और ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी, क्योंकि ये नीचे की तरफ किया तो ये जो चेस्ट कैविटी इसमें स्पेस बढ़ गया, ये भी आउटवर्ड मूव किया तो स्पेस अंदर कैविटी में स्पेस ज़्यादा हो गया ना अंदर पूरा। तो इंक्रीज द स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, और इस तरीके से एयर आसानी से इसमें अंदर फटाफट से आ जाती है, ठीक है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, फिर एयर से लंग्स फिल हो जाएंगे पूरी तरीके से। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ये हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। इनहेलेशन यानी कि जब हमारे एयर हमने अंदर ली, यानी ऑक्सीजन जब अंदर आई। अब एक्सहेलेशन यानी बाहर छोड़ने वाला सीन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउन, जो रिब्स है वो नीचे की तरफ जाएगी। जब इनहेल किया था तब अपवर्ड और
आउटवर्ड हुआ था। अब जब एक्सलेशन करेंगे तो मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ। वाइल डायफ्राम मूव्स अप, और डायफ्राम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है उससे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट केविटी, तो उससे क्या होगा, जो ये पूरा केविटी ये छोटा हो जाएगा, चेस्ट केविटी छोटा हो जाएगा। एंड एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग्स, और इस तरीके से छोटा होने से यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा और एयर बाहर निकल जाएगी नॉस्ट्रिल के थ्रू। ठीक है, दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली, हम ईजिली इसको फील कर सकते हैं। ऐसे करते हैं तो हमारा ये चेस्ट थोड़ा सा, ब्रीदिंग करते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने लंग्स इनहेल सांस ली। और जब हम छोड़ते हैं तो हमें खिंचाव फील होता है ना, अंदर की तरफ हमारा बॉडी अंदर की तरफ जाता है जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो ये वाला ये हम इजीली फील कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन पे अपना पाम रखो और ब्रीदिंग करके देखो। फील द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड। ठीक है, एब्डोमेन मतलब हमारे नीचे थाई से नीचे वाले, थाई से नीचे वाला हिस्सा अलग होता है, थाई से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो क्या होता है, हमारा एब्डोमेन। ठीक है, after having learned that during the breathing there are changes in the size of our chest cavity, जब इनहेल करते हैं तब चेस्ट कैविटी बड़ी होती है, जब एक्सहेल करते हैं तब उसको छोटा किया जाता है। Children got involved in the chest expansion competition. Everyone was boasting that she or he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? तो ये तो जस्ट एक्टिविटी बता रखी है ना, करके देखने के लिए कि जो ये बताया ना सारा प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या बॉक्स में हमें क्या गिवन है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग क्या करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करती है और उसकी वजह से हमारे जो कैंसर डिजीज़ भी हो सकती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये पूरा डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर देती हूँ। देखो ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है, इसमें सबसे पहले नेज़ल पास दिया हुआ है, यहाँ पर ये नेज़ल कैविटी हो गए, नॉस्ट्रिल्स हो गए और ये नेज़ल कैविटी हो गया। फिर ये नीचे की तरफ ओरल कैविटी वाला भी बना रखा है पिक्चर। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे ये है हमारा फेरिंग्स, और फेरिंग्स यानी कि वो विंड पाइप वाला जो सीन है। फिर ये ट्रेकिया जा रहा है, ट्रेकिया हमारा विंड पाइप फेरिंग्स से लगा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। लंग्स का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो पिंक कलर का दिख रहा है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और बाहर ये रिब्स है। ठीक है, और रिब्स इधर भी ऐसा नहीं कि इधर नहीं है, ये जस्ट इधर हाफ पोर्शन हमें बता रखा है, पूरा इधर भी क्या है, रिब्स है। ठीक है, और ये नीचे रिब्स के अंदर कुछ नहीं है, बस रिब्स के अंदर ये जैसा सीन इधर है, सेम टू सेम इधर है, और ये इसके भी अंदर का सीन है। 2 लीवल होता है, 2 लंग्स होते हैं। फिर लंग्स, लंग्स 2 होते हैं बाबू, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या गिवन है अपन को, नीचे जो ब्लू बॉक्स गिवन है, द एयर अराउंड अस हैव वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारे आसपास जो है उसमें केवल ऑक्सीजन ही थोड़ी ना, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि सच ए स्मोक, डस्ट, पोलेंस एक्सेट्रा। डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स जो हवा के साथ जो उड़ते हैं वो सब प्रेजेंट है। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन एयर प्रेजेंट इन आर नेजल कैविटी। जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारी जो नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर जो कैविटी, उसमें जो पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि नेजल कैविटी में थोड़ा हेयरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये रह जाते हैं। तो क्या है, हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल मे गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। देखो स्नीजिंग का रीज़न दिया हुआ है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो नेजल कैविटी में हमारे जो हेयर होते हैं उसमें ये डस्ट पार्टिकल और ये आ जाते हैं। तो कुछ एक डस्ट पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमारे जो नेजल कैविटी की जो इनर लाइनिंग है यानी इनर स्किन है उस पर इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, स्नीज होती है, छींक आती है। ठीक है, स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से आए हुए जो ये पार्टिकल्स हैं उनको बाहर कर देगी।
फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी। और इस तरीके से फिर जो डस्ट फ्री यानी अच्छी वाली एयर है, ऑक्सीजन है, वो हमारी बॉडी में जाएगी। ठीक है, अब टेक केयर में क्या गिवन है यहाँ पे, व्हेन वी स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। जो तुम स्नीज करते समय हमें हैंकी या उसको कवर करके रखना चाहिए हाथ से, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी डस्ट पार्टिकल या जो भी ख़राब चीज़ है वो हमारी बॉडी से निकली है वो किसी और के अंदर ना जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। ये हुई हमारी बात हाउ डू वी ब्रीथ। अब यहाँ पर हमको एक्सरसाइज गिवन है 6.4 और 6.5। जस्ट इसको देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ समझने की चीज़ होगी तो समझाएंगे, नहीं तो इसको रीड कर देंगे। ठीक है, पहले 6.4 एक्टिविटी देखते हैं हम। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और फिर when expand and indicate which classmate shows the maximum expandation। ये तो कुछ नहीं है, बस वो ब्रीदिंग करके देखना है कि कौन ज़्यादा ब्रीथ कर पाता है, तो वो मेजरमेंट लेना है इसमें, तो वो कोई सीन नहीं है। ठीक है, फिर 6.5 एक्टिविटी क्या गिवन है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल। हाँ, अपन ने क्या ली, स्टिक बॉटल ले ली। रिमूव द बॉटम, उसका बॉटम क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। ये रहा, ये वाली एक्टिविटी है शायद, पता नहीं। देखो, एक बड़ी सी बॉटल ली, उसका नीचे का बॉटम हटा दिया, काट दिया। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, और वाई शेप का हमने कोई प्लास्टिक ट्यूब या कोई ग्लास ले लिया। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो उसमें फिर हमने क्या किया, नीचे जो लिया उसमें एक होल कर दिया ताकि उसमें से हम ट्यूब पास कर सके, कोई नली सी। ठीक है, टू द फोर्क एंड ऑफ ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून। ये तो कुछ नहीं है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब, यहाँ पर लंग्स का एक तरीके का हमें वो बनाने को बोल रही है, क्या बोलते हैं, मॉडल काइंड ऑफ। बॉटल लेकर उसमें 2 बलून फिक्स कर देने हैं वाइट ट्यूब लगाकर, और उसमें बना रखा है टू ओपन द बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और द प्लास्टिक शीट यूजिंग द लार्जर रबर बैंड। To understand the expansion of pulse of lungs, pull the rubber sheet from the base down। ये देखो हमने क्या किया, देखो बाबू, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। हमने एक बड़ा सा बॉटल लिया, उसमें एक वाई सी एक ट्यूब बना दी, और उसमें दोनों तरफ इस ट्यूब पे क्या लगा दिया हमने, बलून्स लगा दिए। और बलून्स यहाँ पर नीचे हमने एक क्या बोलते हैं, रबड़ बोल दो या कोई बलून लगा दिया। जब इसे हम बाहर की तरफ खींचेंगे तो बलून फूलेगा, यानी ये जो कैविटी है ये एक्सपेंड हो गई, तो इनहेलेशन वाली प्रोसेस हुई, यहाँ से एयर एंटर हुई। तो जैसे हमारी बॉडी में अपन ने पढ़ा था ना, जब इनहेलेशन करते हैं तो ये जो बलून क्या लंग्स है वो फूलेंगे, तो एज अ बलून ये लंग्स भी फूलेंगे, क्योंकि कैविटी क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये डायफ्राम की तरह वर्क कर रहा है ना। जब अपन ने इसको अंदर की तरफ किया, जब कैविटी छोटी हुई, तो यहाँ से बलून क्या हो गए, श्रिंक हो गए, और जो एयर है वो बाहर चली गई। समझ में आ गया। तो ये तुम बना के भी देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा है ये। ठीक, अब देखोगे तुम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ आउट करते क्या हैं, क्या चीज़ हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक्टिविटी गिवन है अपन को, एक्टिविटी बहुत गिवन है एनसीईआरटी में, तो अभी करते हैं इसको। तो एक्टिविटी सिंपल सी एक्टिविटी, तुम इसको करके देख लेना। अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो गिवन है हमको यहाँ पर, यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो गैस हम इनहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर, और एक्सहेल करते हैं वो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। व्हाट डू वी एक्सहेल, डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। तो हम जो एक्सहेल करते हैं वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड है, कि उसमें भी कुछ एक गैसें और भी मिक्स रहती हैं। तो यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सहेल ऑन अ मिरर अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपेयर ऑन इट्स सरफेस। देखोगे ना, इस तरीके से अपन मिरर या कोई ग्लास शीट पर ऐसे एक्सहेल करते हैं
ऐसे करके छोड़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी भाप सी जम जाती है, मतलब भाप मतलब फॉग सा जम जाता है, यानी मॉइस्चर आ जाता है ना सरफेस पे। तो फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, तो ये जो ड्रॉपलेट्स है ये कैसे आई, जब हम ओनली गैस यानी CO2 निकालते हैं, हम जब एक्सेल करते हैं तो हम वक्त में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब है यहाँ पर गिवन है हमको ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। प्राणायाम यानी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा एयर इनटेक करने की कैपेसिटी बढ़ती है। दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाई टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना प्रीवियसली कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी हमारी बॉडी में वो उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगी, है ना। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये नेक्स्ट बॉक्स गिवन है अपन को, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्स आर। तो देखो क्या गिवन है, इनहेल जब हम करते हैं तब 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कितनी जाती है, 21% ऑक्सीजन। ये नहीं कि हमने पूरी की पूरी 100% ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी में लिया है, जितनी भी है उसमें से 21% हमारी बॉडी में जाती है। और हम एक्सहेल कितनी करते हैं, एक्सहेल एक्सहेल एयर में, जब एयर एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं 16.4% ऑक्सीजन भी साथ के साथ एक्सहेल होती है। और हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेल करने की, तो इनहेल करते समय ओनली ऑक्सीजन ही नहीं 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में जाती है। हम बोलते हैं ना हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के थ्रू जान पाओगे कि 21% ही जितनी भी है एयर उसमें 21% ही ऑक्सीजन होती है जिसे हम इनहेल करते हैं, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट होती है। जबकि एक्सहेल करते समय मैंने बताया कि साथ के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है तो कितनी होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड पर 16.4% ऑक्सीजन भी साथ के साथ एक्सहेल होती है। तो ये बात समझने वाली है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली हम यही बोलते हैं, हर कोई पर्सन हो चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में, हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, निकालते हैं हमारी बॉडी से, एक्सहेल करते हैं। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को भी एक्सहेल करते हैं। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बॉक्स, हाँ कोई बात नहीं। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी की सारी बात करी, अब हम अदर एनिमल्स की बात करेंगे, लाइक हम कॉकरोचेस की बात करेंगे, अर्थवर्म की बात करेंगे और फिश की और इनकी बात करेंगे, और प्लांट्स की भी है। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत फिश गिल से करता, फिश वाला दिया होगा ना। हाँ, तो अब हम करते हैं सबसे पहले बात कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स में इंट्रोडक्शन क्या है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। तो ये एलिफेंट हो गया, ये जो भी मेमेलियंस होते हैं, मतलब जो चाइल्ड बर्थ देते हैं ना, यंग वंस को बर्थ करते हैं, और फिर यहाँ पर बर्ड्स का भी गिवन है, लिजर्ड का भी गिवन है, फ्रॉग का भी गिवन है। इन सब में क्या होती है, चेस्ट कैविटी होती है, और ये ह्यूमन लाइक ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। पर हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग। क्या बाकी सब, इनके अलावा बाकी सब में भी क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ह्यूमन बींग में। तो हम सबसे पहले कॉकरोचेस की बात करते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। सब घरों में कुछ ना कुछ एक दो तो मिल ही जाएंगे। अब देखो कॉकरोचेस, कॉकरोच में अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि उसकी जो बॉडी साइड से, इसमें इमेज में गिवन है, यहाँ पर छोटी छोटी सी ओपनिंग यानी होल्स से होते हैं, थोड़े थोड़े से। अदर इंसेक्ट्स
ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। जो बाकी के भी इंसेक्ट्स होते हैं ना उसमें भी इस तरीके की ओपनिंग होती है, ठीक है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स। जो ये ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकीज। पूरा जो इंसेक्ट होते हैं ना इसमें पूरे बॉडी में इस तरीके से देखो ये बनी हुई ना ट्यूब्स, लाइक इस तरीके की एयर ट्यूब्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकीज। TRACHEAE, ट्रैकीज। फॉर गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन रिच एयर रश थ्रू द स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। फिर है डिफ्यूजेज into the body tissue and reaches every cell of the body। तो अपन ने देखा ना स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी में एयर जाएगा और जो पूरी बॉडी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है ट्रैकीज बोल रहे हैं, जिससे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक होगा और वहाँ से वो जो पूरी प्रोसेस होगी डिफ्यूज़न होना, तो वो जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रही है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगी? डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू। हर एक बॉडी के हर एक टिश्यू में हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू इंसेक्ट में पहुंचती है, ठीक है। समझ में आ गया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स। जैसे ऑक्सीजन पूरा बॉडी में पहुंचा तो वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बॉडी में बन रहा है वो डिफ्यूज़ होगा इस ट्रैकियल ट्यूब में और वो बाहर की तरफ एक्सहेल कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन गया डिफ्यूज़न से वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी कॉकरोचेज या फिर अपन बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स में इसी तरीके से होता है। अब ये अपन ने देख लिया सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पेरिकल्स। इन्हीं होल से एयर अंदर जाती है और इन्हीं होल से बाहर भी आती है, ठीक है। दीज एयर ट्यूब्स ऑन ट्रैकीज आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी इंसेक्ट यानी कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो इंसेक्टिवोरस जो हमारा ग्रुप है ना उसके अंदर इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ठीक। अब अपन अर्थवर्म का भी देख लेते हैं फटाफट से। क्या गिवन है अर्थवर्म का? हमें रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ क्लास जो भी गिवन है, ठीक है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अपन ने देखा था ना प्रीवियसली कि जो अर्थवर्म है उसमें ब्रीदिंग कैसे होती? थ्रू द स्किन। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। अपन देखते हैं ना अर्थवर्म को कभी टच करके देखा है या फिर दूर से देखने पे भी पता चलता है उनकी स्किन कैसे होती है? मॉइस्टी और हम टच करेगा तो चिपकते रहते हैं। अर्थवर्म को टच किया हुआ है? नहीं, अगर करेगा तो देखो उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट यानी थोड़ी सी नमी वाली गीली सी और स्लाइमी सी होती है। टच करके देखिए, देखने पे भी पता लग जाता है, आइस से टच मत करो। करेगा तो चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं फिर। नहीं वो तो उसकी बात करिए तुम, तो निकलेगा नहीं तो वो हिरुडेन क्या बोलते हैं उसको? लीचीज क्या होती है वो? खून पीती ना, लीचीज बोलते हैं। हाँ लीच, और उसको उसका जूलॉजिकल नाम हिरुडेनेरिया है। उसका जूलॉजिकल नेम मुझे अच्छे से पता है पर कॉमन नहीं ढंग से नहीं पता। सेंटीपेड मेरे पेड में से कुछ एक होगी। लीचीज वो एनिलिडा ग्रुप की है, इसके ग्रुप की है, ठीक है। मच्छर है। चलो ठीक है। मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन होती है अर्थवर्म की, तो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। किसकी? अर्थवर्म की स्किन से गैसेस इजीली पास करती। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग लाइक ह्यूमन बीइंग, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो फ्रॉग है भले उनमें ह्यूमन की तरह लंग्स है पर जो फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। फ्रॉग की स्किन भी कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लीपरी होती है, ठीक है। ये अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद ब्रीदिंग अंडर वाटर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग अंडर वाटर, यानी कि जो वाटर के अंदर जो भी अपने ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक अपना फिश हो गई या फिर क्या हुआ बाकी के जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, तो उसमें ब्रीदिंग कैसे होती है। तो देखो अपन यहाँ पर देखेंगे, कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर।
हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। तो अपन तो पानी के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि अपना ब्रीदिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू वाटर नहीं बना हुआ ना, पर कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं फिश गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि जो फिशेस होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो गिल्स हेल्प करते हैं जो वाटर में जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। देखो स्किन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब बाहर की तरफ स्किन के थ्रू ही बनी हुई स्ट्रक्चर होती है फिश के अंदर। यानी जो फिश का जो स्किन है उसी में बनी हुई ये स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकली हुई, ठीक है। देखो यू में वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। किस तरीके से हेल्प करते हैं, देखो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि गिल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। यानी O2 इनटेक CO2 एक्सेल कर देते, निकाल देते हैं, ठीक। तो ये तो बात हुई अपनी ब्रीदिंग अंडर वाटर। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अपन को गिवन है, ये फिश है और इसमें ये गिल्स का स्ट्रक्चर अच्छे से दे रखा है। अब देखेंगे डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। क्या जो प्लांट है उसमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है कि वो भी सांस लेते हैं क्या। तो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। एज यू हैव लर्न इन क्लास जो भी था प्रीवियसली, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखा था ना प्रीवियसली, जानते हो फोटोसिंथेसिस को भी जानते हो तुम और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को भी जानते हो। तो अपन क्या देखते हैं ना, अपन देखते हैं कि जो प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं। पर फोटोसिंथेसिस में अपन देखते हैं, जब फोटोसिंथेसिस यानी जब फूड अपना बनाते हैं दिन के समय प्लांट, तब क्या करते हैं तुम बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के टाइम में, और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। पर जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात की जाए तो हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन भी तो, ह्यूमन बीइंग भी तो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं ना, हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पर उसका एक्चुअल तो अपन ने देख ही लिया था कितना कितना अमाउंट में होता है, वो करना भूल गया, अभी आता है करना पड़ेगा। टाइम भी देता 15 मिनट में आई हूँ मैं, कोई नहीं, नेक्स्ट कर लेना। देखो ये अपनी बात हुई। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सेल के अंदर अपन क्या देखते हैं, यानी जो प्लांट की सेल है उसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी C6H12O6 CO2 में टूट जाएगा एंड साथ के साथ क्या बनेगा, वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ये रहा C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। तो साथ जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है अदर ऑर्गेनिज्म में। तो पर इन प्लांट, बाकी की बात की है, पर प्लांट में क्या होता है, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल ऑर्गेनिज्म की तो बात करी अपन ने कि ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना और H2O बना। पर प्लांट में हर एक प्लांट का हर एक पार्ट ऑक्सीजन को लेगा, इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेगा, निकालेगा, गिव आउट करेगा, ठीक है। और अपन देखते हैं द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अपन देखते हैं ना, जो प्लांट की अगर लीव्स की बात करें तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टाइनी होल्स, जो ऑक्सीजन का क्या करते हैं, जिस फोटोसिंथेसिस हुई तब तो ऑक्सीजन को निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पर जब रेस्पिरेशन की बात हुई तो ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। Like all other living cells of the plants, the root
cells also need oxygen to generate energy. अपन ने अभी मैंने तुमको बोला कि प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है, जबकि हम हमारी बॉडी में देखें तो नाक के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जाती है और बाहर आती है, पर प्लांट के हर एक पार्ट से एयर अंदर जाती है प्लांट में और बाहर आती है। तो उसी तरीके से प्लांट का पार्ट रूट भी होता है। देखते हैं ना अपन प्लांट को शूट और रूट में अपन डिवाइड करते हैं, तो रूट में कैसे, तो जो लिविंग सेल है यानी जो प्लांट है अपना, उसमें रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, क्योंकि रूट से ही तो पूरा प्लांट खड़ा रहता है ना, तो उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। देखो इमेज गिवन है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो उसके थ्रू जो एयर है, पानी तो जाता ही है, साथ के साथ जो एयर है वो भी रूट हेयर में यानी रूट के अंदर जा पाती है, और रूट के अंदर एयर जाने से हमारी जो रूट्स है उनमें भी अच्छे से ब्रीदिंग की प्रोसेस हो पाती है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इफ़ अ पॉल्यूटेड प्लांट इज ओवर वाटर, अच्छा व्हाट वुड हैपन इफ पॉल्यूटेड नहीं, पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर। अगर अपन देखो, ये तो लॉजिकल सी बात है, अगर अपन प्लांट है उसमें एक्सेस में वाटर भर देंगे, उसकी सॉइल में मतलब ज़्यादा पानी डाल देंगे, तो जो सॉइल के बीच में जो होल है, जो स्पेस है, उसमें एयर तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्पेस किसने ले लिया, वाटर ने ले लिया। तो वाटर ने ले लिया तो जो रूट है वो इजीली रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए, प्लांट में मतलब कि फिक्स अमाउंट में वाटर डालना चाहिए, यानी कि एकदम ओवर उसको ज़्यादा ही पानी दे दिया अपन ने, तो ज़्यादा पानी होने से उसको एयर नहीं पहुंच पाएगी। तो अपन देखते हैं ना, कई प्लांट गल जाते हैं, उनकी रूट्स गल जाती, गलने का मतलब क्या, उसका रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो वो ख़राब हो गई ना रूट। तो हमको थोड़ा सा सॉइल को इस तरीके से अपन जो नॉर्मली बोलते हैं ना, उसको वो गुड़ाई करके उसका नीचे से मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना चाहिए, थोड़ा पानी मतलब लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए, ताकि एयर को पानी तो मिले ही सही, पर साथ के साथ ऑक्सीजन भी मिले, ताकि वो इजीली एनर्जेटिक रहे और अपना काम अच्छे से कर पाए। तो पूरे चैप्टर में अपन ने क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, द रेस्पिरेशन इज़ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस और ज़रूरी भी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको रेस्पिरेशन करना होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो अपना जो ये चैप्टर है, क्या है चैप्टर का नेम, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड कुछ एक कीवर्ड्स है जो भी आप लोगों को पता ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन डिस्कस किया था अपन ने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कम्प्लीटली डिस्कस किया है। ब्रीदिंग रेट को भी डिस्कस किया था अपन ने। सेलुलर रेस्पिरेशन भी देखा था। डायफ्राम किसे बोलते हैं देखा था, डायफ्राम का रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो अपने लंग्स के थ्रू अपन ने देखा था। एक्सलेशन क्या होता है, गिल्स क्या होते हैं, लंग्स जानती हो। इन्हेलेशन, ऑक्सीजन या गैसेस को इन्हेल करना। स्पेरिकल्स इंसेक्ट में जो होल होते हैं जिसके थ्रू एयर वो इनटेक करते हैं, वो होता है स्पाइरिकल्स। ठीक है, ट्रैकीज और रिब्स। तो ये जो कीवर्ड्स है ये भी अपन ने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो जो अपना चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फिनिश होता है।